दोस्तों सोचिए एक ऐसी टीम जो शुरू में सिर्फ क्रिमिनल और गुंडे थे मगर आगे चल के पूरे यूनिवर्स को बचाने वाले सुपर हीरोज बन गए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्पेस एडवेंचर की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नए लेवल पर ले गई। मूवी की शुरुआत एक इमोशनल सीन से होती है जिसमें एक छोटा लड़का पीटर क्विल अपनी माँ को कैंसर की वजह से खोता है। अपनी माँ के मौत के गम में वो भागकर एक प्लेग्राउंड में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक एक एलियन शिप वहां आती है और उसका अपहरण कर लेती है। ये एलियंस रेवेजर्स कहलाते हैं जिनका लीडर का नाम है योंडू। कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। अब पीटर बड़ा हो चुका है और एक इंटरगैलेक्टिक आउटलो बन चुका है और खुद को स्टार लॉर्ड बुलवाता है। योंडू उसे मोराग नाम के एक प्लेनेट पर एक प्राचीन और मिस्टीरियस चीज ऑर्ब लाने के लिए भेजता है। पीटर जो डांस और म्यूजिक का शौकीन है, गाने सुनते और डांस करते हुए उस जगह तक पहुंचता है जहां ऑर्ब छुपा हुआ था। कुछ हाईटेक गैजेट्स का यूज करके वो ऑर्ब को चुरा लेता है, लेकिन तभी उस पे अचानक रोनन के आदमी हमला कर देते हैं जो ऑर्ब को चुराने आए थे। रोनन इस मूवी का मेन विलन है एंड थैनोस का अलाई है। पीटर उनसे बचकर निकल जाता है, लेकिन ये ऑर्ब अब एक सिंपल ट्रेजर नहीं बल्कि गैलेक्सी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दूसरी तरफ योंडू गुस्से में भड़क उठता है जब उसे पता चलता है कि पीटर ने ऑर्ब छुपाकर अपने पास रख लिया है। वो उसे बुलाता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे पास ऑर्ब लेकर नहीं आऊंगा। इस बात से योंडू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को पकड़ने के लिए उस पर 40,000 यूनिट्स का बाउंटी लगा देता है। यहाँ स्पेस की करेंसी को यूनिट्स कहा जाता है। अब पीटर गैलेक्सी के सबसे बड़े बाउंटी हंटर्स के निशाने पर आ चुका था। वहीं दूसरी ओर रोनन द अक्यूजर को दिखाया जाता है जो एक क्री वॉरियर है और ज़ेंडार नाम के प्लेनेट से दुश्मनी रखता है। जब उसे पता चलता है कि उसके आदमी ऑर्ब चुराने में नाकामयाब रहे और एक आदमी जिसे स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल कहा जाता है वो उसे लेकर भाग गया, तो वो और भी गुस्सा हो जाता है। रोनिन कहता है मैंने थैनोस से वादा किया है, मैं उसे ऑर्ब दूंगा और वो बदले में मेरी मदद करेगा ज़ेंडार को तबाह करने में। रोनिन की नफरत ज़ेंडार के लिए बहुत गहरी है। वो चाहता है किसी भी तरह पूरे ज़ेंडार प्लेनेट को खत्म कर दिया जाए। वहीं रोनिन के स्पेसशिप में थैनोस की 2 एडॉप्टेड डॉटर्स भी दिखाई जाती है। एक का नाम गमोरा होता है जो एक स्किल्ड वॉरियर है और दूसरी नेबुला जो एक रूथलेस असैसिन है। रोनन गमोरा को पीटर क्विल का पीछा करके ऑर्ब छीनने के लिए भेजता है। पीटर क्विल नोवा एम्पायर की राजधानी ज़ेंडार पहुंचता है जहां उसका सामना एक डीलर से होता है जो ऑर्ब खरीदना चाहता है, लेकिन जैसे ही पीटर रोनन का नाम लेता है डीलर का चेहरा उतर जाता है। वो डरा हुआ लगता है और कहता है मैं इस ऑर्ब को नहीं लेना चाहता। वो बताता है रोनन ज़ेंडार से बहुत नफरत करता है और अगर उसे पता चला ऑर्ब मैंने खरीदा है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो पीटर को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी बाहर गमोरा की एंट्री होती है। वो सीधा पीटर पर अटैक कर देती है और ऑर्ब को छीनने की कोशिश करती है। पीटर भी हार नहीं मानता और दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। 2 और एलियंस पीटर को पकड़ने आ जाते हैं। एक है रॉकेट जो जेंटली मॉडिफाइड रकून है जिसे बाउंटी हंटिंग का क्रेज है। दूसरा है ग्रूट, एक वॉकिंग टॉकिंग ट्री जो सिर्फ आई एम ग्रूट बोल सकता है। रॉकेट और ग्रूट का प्लान होता है पीटर को पकड़कर योंडू के हवाले करने का ताकि 40,000 यूनिट्स का बाउंटी जीत सके, लेकिन जब वो देखते हैं कि गमोरा और पीटर ऑलरेडी एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो भी फाइट में कूद जाते हैं। गलत जगह गलत टाइम। जब चारों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तभी नोवा कॉप्स वहां आ जाते हैं एंड लो इन्फोर्समेंट स्क्वाड बिना वक्त गवाए सबको गिरफ्तार कर लेती है और ज़ेंडार की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल क्लिन में भेज देती है। जेल के अंदर का माहौल बहुत टेंशन भरा होता है। वहाँ का हर एक कैदी गमोरा से नफरत करता है। उसकी वजह वो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है और रोनन के लिए काम करती है। बहुत सारे लोगों के परिवार को रोनन ने मार दिया है और सब गमोरा से बदला लेना चाहते हैं। वहीं मौजूद एक डेंजरस प्रिजनर जिसकी फैमिली रोनन ने खत्म कर दी थी बिना किसी वार्निंग के
गमोरा पर हमला कर देता है। लेकिन गमोरा अपनी सच्चाई बताते हुए बोलती है, ना मैं थैनोस की बेटी हूँ और ना ही रॉनन के लिए काम करती हूँ। लेकिन ड्रैक्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी पीटर क्विल वहां आ जाता है। वो ड्रैक्स को समझाता है और कहता है, अगर तुम गमोरा को जिंदा छोड़ दोगे तो वो तुम्हें रॉनन तक पहुंचाने में मदद करेगी। तुम्हें रॉनन से अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा। इस बात को सुनकर ड्रैक्स शांत हो जाता है। वहीं गमोरा रॉकेट को बताती है, ऑर्ब सिर्फ एक सिंपल ट्रेजर नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो रॉनन एंड थैनोस दोनों से बचने का रास्ता बन सकती है। रॉकेट एक्साइटेड हो जाता है लेकिन उसका प्लान अलग होता है। वो बोलता है, मैं पीटर को योंडू के हवाले करने वाला हूँ। उसने पीटर पर 40,000 यूनिट्स का बाउंटी रखा है। अगर मैं उसे पकड़ कर ले जाता हूँ तो मुझे पूरा इनाम मिल जाएगा। लेकिन गमोरा उसे बताती है, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा सकती हूँ जो ऑर्ब खरीदेगा। उसके बदले में हमें 40,000 नहीं बल्कि 40 लाख यूनिट्स भी मिल सकती है। वो हमें बेशुमार दौलत देगा बस एक ऑर्ब के लिए, जिसे हम आपस में बांट लेंगे। इस बात को सुनकर वो एक अपनी टीम क्रिएट करते हैं और जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जैसे ही मौका मिलता है, पीटर, गमोरा, रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स सफलता से जेल तोड़कर भाग जाते हैं। रॉनन को पता चलता है कि गमोरा ने उसे धोखा दे दिया। गुस्से में भरा रॉनन सीधा थैनोस के पास पहुंचता है, लेकिन थैनोस सिर्फ एक चीज कहता है, तुम्हें शासन करना नहीं आता रॉनन। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सबसे प्यारी बेटी गमोरा मुझसे दूर हो गई है। अगर तुम अगली बार बिना ऑर्ब के मेरे पास आए तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। दूसरी तरफ गमोरा, पीटर, उनकी टीम एक नए डेस्टिनेशन नोवेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये प्लेनेट किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक एंशिएंट सेलेस्टियल की खोपड़ी के अंदर बसाया हुआ था। यहाँ एक पावरफुल बीइंग द कलेक्टर रहता है जो ऑर्ब के असली रहस्य को जानता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं ये सेलेस्टियल का सर कैसे अलग हुआ तो कमेंट सेक्शन में सेलेस्टियल हेड स्टोरी कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें प्रॉपर स्टोरी होगी कैसे एक सेलेस्टियल का हेड एक एंशिएंट बीइंग ने अलग किया। कहानी पर फिर से आए तो यहाँ गमोरा पीटर को बताती है, मेरे असली पिता थैनोस नहीं है। उसने मेरे पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया और मुझे एक असैसिन बना दिया। उसने मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं उसके लिए काम करूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि थैनोस एक ऑर्ब के लिए पूरे ग्रह को तबाह करने वाला है, तब मुझे समझ आया मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ ये ऑर्ब रॉनन तक ना पहुँचे। अब उनकी टीम ऑर्ब को लेकर द कलेक्टर के पास जाती है जो इनका इंतजार कर रहा था। ये वही कलेक्टर है जो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। अगर तुमने थॉर द डार्क वर्ल्ड का फुल एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर चेकआउट करें। अब जैसे ही द कलेक्टर ऑर्ब देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलता है, तुम लोग शायद नहीं जानते लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल आर्टिफैक्ट नहीं, एक इन्फिनिटी स्टोन है। कलेक्टर बताता है, ब्रह्मांड के बनने से पहले यूनिवर्स में सिर्फ 6 सिंगुलैरिटीज थी और जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ये 6 सिंगुलैरिटीज पावरफुल स्टोन्स में बदल गई, जिन्हें हम इन्फिनिटी स्टोन्स कहते हैं। ये स्टोन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही संभाल सकते हैं क्योंकि हर एक स्टोन पूरे ग्रह को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन तभी द कलेक्टर की एक स्लेव करीना इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ने की कोशिश करती है ताकि अपने मालिक से आज़ादी पा सके। जैसे ही उसका हाथ स्टोन तक पहुंचता है, एक भयंकर विस्फोट होता है। कलेक्टर का बेस तबाह हो जाता है। पीटर और उसकी टीम किसी तरह जान बचाकर वहां से बाहर निकलती है एंड इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी ऑर्ब के अंदर लॉक कर देते हैं। वो लोग इन्फिनिटी स्टोन को एक सेफेस्ट प्लेस पर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन तभी रॉनन और थैनोस की दूसरी सौतेली बेटी नेबुला वहां पहुंच जाती है एंड अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एंड रॉनन की टीम के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। गमोरा जल्दी से एक एस्केप शिप में बैठती है और इन्फिनिटी स्टोन को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नेबुला उसका पीछा करती है और उस पर एक जबरदस्त अटैक करती है जिससे गमोरा की स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। ये धमाका इतना पावरफुल होता है कि गमोरा का वैक्यूम स्पेस
स्पेस में ही फट जाता है, जिसमें जिंदा रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इस बीच रॉनन और नेबुला इन्फिनिटी स्टोन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। पीटर तुरंत एक स्मार्ट मूव करता है, वो योंडू को अपनी लोकेशन भेजकर बुला लेता है। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो इस जगह आ जाओ। ये प्लान जरूरी था क्योंकि जिस स्पेसशिप में वो था उसमें सिर्फ एक आदमी सरवाइव कर सकता था। पीटर स्पेस सूट के बिना गमोरा को बचाने के लिए स्पेस में निकल जाता है और गमोरा को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पहना देता है ताकि उसकी जान बच सके, पर उसके पास कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से वो स्पेस में नहीं जी पाता। लेकिन तभी योंडू अपनी स्पेसशिप लेकर वहां पहुंच जाता है और दोनों को स्पेसशिप में खींच लेता है एंड उनकी जान बच जाती है। योंडू पीटर से गुस्सा होता है क्योंकि उसने पहले भी धोखा दिया था। वो पीटर को मारने वाला होता है, लेकिन पीटर उसे समझाता है अभी वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि रॉनन का सामना करने का है। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है एंड अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गैलेक्सी तबाह कर देगा। लेकिन योंडू को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीटर उसे कहता है अगर इन्फिनिटी स्टोन हमारे पास आ गया तो हम बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। यह सुनकर योंडू सोचने लगता है और आखिरकार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम में जुड़ जाता है। अब गार्डियंस और रेवेजर्स एक साथ हो जाते हैं रॉनन से लड़ने के लिए। साथ ही वो ज़ेंडारियंस को भी वार्न कर देते हैं रॉनन उनके प्लानेट पर हमला करने वाला है। दूसरी तरफ रॉनन को अब फाइनली पता चल गया है कि ऑर्ब के अंदर क्या छुपा है, एक इन्फिनिटी स्टोन। ये देखकर वो डायरेक्ट थैनोस को चैलेंज कर देता है और कहता है सबसे पहले मैं ज़ेंडार को तबाह करूंगा और उसके बाद तुम्हें भी। ये सुनकर नेबुला भी अपना प्लान बताती है। थैनोस ने मुझे मॉन्स्टर बना दिया, मैं खुद उसे मारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी यूनिवर्स पर कब्जा करने में। अब रॉनन अपने लोगों के साथ ज़ेंडार को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पीटर और उसके सभी साथी और योंडू की पूरी आर्मी रॉनन के बड़े शिप के सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें उनके जंगी जहाज एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस दौरान पीटर अपने साथियों के साथ रॉनन के शिप के अंदर घुस जाता है और रॉनन के आदमियों पर हमला कर देता है। रॉनन का शिप जो ज़ेंडार के ऊपर डूम लेके आता है, ज़ेंडार की आर्मी अपने वॉरशिप से एक बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है जो रॉनन का शिप तोड़ नहीं पाता। ये दीवार एक प्रकार के शील्ड का काम करती है, रॉनन के आगे एक रुकावट बन जाती है। लेकिन रॉनन अपने सबसे पावरफुल वेपन इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके ज़ेंडारियन आर्मी की शील्ड को तोड़ देता है। दूसरी ओर नेबुला और गमोरा के बीच आपस में लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान नेबुला नीचे गिरने वाली होती है। गमोरा उसे बचाने के लिए पास जाती है, लेकिन नेबुला अपने ईगो के कारण उसकी बात नहीं सुनती और शिप से कूद जाती है। ड्रैक्स, जिसके परिवार को रॉनन ने खत्म कर दिया था, रॉनन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉनन इतना शक्तिशाली था कि वो ड्रैक्स को एक हाथ में उठा लेता है और मारने वाला होता है। लेकिन उसे मारने के पहले रॉकेट अपनी शिप से रॉनन पर अटैक कर देता है, जिससे रॉनन के शिप पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और वो ज़ेंडार प्लैनेट पर क्रैश होने लगते हैं। ग्रूट अपनी टीम को बचाने के लिए सभी को एक ट्री में पैक कर लेता है और क्रैश से टीम को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है। रॉनन अपने फाइनल अटैक से ज़ेंडार को खत्म करने वाला होता है। वो कहता है मेरे पिता और दादा ने जब ज़ेंडारियन वासियों से युद्ध किया था तो उनकी जान चली गई और जब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रॉनन ज़ेंडार को तबाह करने के लिए अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीटर अपने फेमस डांस मूव्स और गाने से रॉनन का ध्यान भटकाता है। ये देखकर ड्रैक्स और रॉकेट मिलकर अपने सबसे पावरफुल मशीन का यूज करते हैं जो रॉनन के हथौड़े को ब्लास्ट कर देती है। इन्फिनिटी स्टोन हवा में उड़ने लगता है और पीटर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की पावर को काबू नहीं कर पाता। वो स्ट्रगल करता है स्टोन की इंटेंस एनर्जी से लड़ते हुए, जब तक उसकी टीम उसकी मदद नहीं करती। एंड अब गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट मिलकर पीटर की मदद करते हैं एंड सभी मिलकर इन्फिनिटी स्टोन की पावर को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन्फिनिटी स्टोन की पावर से वो रॉनन को एक झटके में खत्म कर देते हैं और ज़ेंडार को बचाने में सफल हो जाते हैं। पीटर अपनी डील के मुताबिक
मैजिक पावर स्टोन को ऑर्ब में रखकर योंडू के हवाले कर देता है और योंडू से लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब योंडू से खोलता है तो उसके अंदर एक खिलौना निकलता है, क्योंकि पीटर ने असली इन्फिनिटी स्टोन नोवा कॉर्प्स को दे दिया था ताकि वो उसकी रखवाली कर सके। नोवा प्राइम पीटर को बताती है, तुम इन्फिनिटी स्टोन को इतनी देर तक इसलिए पकड़ सके क्योंकि तुम आधे इंसान हो। तुम्हारी माँ इंसान थी, लेकिन तुम्हारे पिता कोई एंशंट बीइंग है जिसका एक बड़ा सीक्रेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में रिवील होगा। पीटर और उसके साथियों को नोवा कॉर्प्स की तरफ से एक मॉडिफाइड शिप दिया जाता है। उन सब पर से क्रिमिनल चार्जेस को हटा दिया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी बीच पीटर और उसके साथी अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और रॉकेट ग्रूट की जड़ को एक पॉट में डालकर उगाता है, जिससे एक बेबी ग्रूट पैदा होता है और फिर ये सब अपने आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के फुल एक्सप्लेनेशन की, जहां मैं पूरी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा इजी वर्ड्स में। मैंने ऑलरेडी मार्वल की पुरानी मूवीज़ एक्सप्लेन कर दी है इस चैनल पे। तुमने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने MCU की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी है। पूरी वीडियोस, पूरी मूवीज़ को फेज़ 1 मूवी 1 से स्टार्ट कर सकते हो। फिल्म की शुरुआत होती है 1980s के एक फ्लैशबैक से। US के एक शहर मिज़ूरी में एक आदमी ईगो अपनी लवर मेरेडिथ क्विल, जो असल में पीटर की माँ है, के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ईगो एक प्लांट जैसे सीड को ग्राउंड में लगाता है जो फ्यूचर में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सीन कट होता है एंड शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। गार्डियंस की टीम अभी एक बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, लेकिन एक्शन के बीच हमारा छोटा ग्रूट अपने ही वर्ल्ड में डांस कर रहा होता है मिस्टर ब्लू स्काई गाने पर। एक तरफ जबरदस्त फाइट, दूसरी तरफ ग्रूट का डांस। मार्वल का यह इंट्रो एकदम आइकॉनिक बन जाता है। गार्डियंस मॉन्स्टर को मार देते हैं और सोवेरियन नाम के प्लेनेट के लोगों को बचा लेते हैं। रिवॉर्ड के बदले में उन्हें नेबुला दी जाती है, जो है थैनोस की दूसरी बेटी, और उसे वो एज अ प्रिजनर ले जाते हैं। फाइट के बाद जब सभी गार्डियंस रिलैक्स कर रहे होते हैं, रॉकेट सीक्रेटली सोवेरियन का एनुलेक्स बैटरीज चुरा लेता है। ये छोटी सी हरकत गार्डियंस को एक बड़ी मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि सोवेरियंस के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक ज़बरदस्त स्पेस चेस सीक्वेंस शुरू होती है। गार्डियंस बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं और उसी बीच उनकी शिप भी क्रैश हो जाती है और वो एक अनजान प्लेनेट पर लैंड करते हैं। क्रैश के बाद सभी टेंशन में होते हैं कि अब कैसे बचा जाए। तभी एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट वहाँ आता है, जिसमें से एक आदमी निकलता है और पीटर से कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये और कोई नहीं, वही ईगो है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है स्टार लॉर्ड के असली पिता के रूप में। और उसके साथ होती है एक अजीब सी कैरेक्टर मैंटिस, जिसके पास इमोशंस फील करने की पावर है। मतलब वो किसी को भी छूकर उसके इमोशंस को फील कर सकती है और मैनिपुलेट भी कर सकती है। पीटर ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी अपने बाप को देखा नहीं था और एकदम से एक आदमी उसके सामने आकर उसे कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इस चीज से पीटर थोड़ा शॉक रहता है। गार्डियंस में भी डिबेट होती है। गमोरा थोड़ी सस्पिशियस थी, ड्रैक्स क्यूरियस और रॉकेट तो इरिटेट हो रहा था। फाइनली पीटर डिसाइड करता है कि वो अपने पिता के साथ जाना चाहेगा। अब टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ पीटर, गमोरा और ड्रैक्स जो जाते हैं ईगो प्लैनेट पर, दूसरी तरफ रॉकेट, ग्रूट और नेबुला जो यहीं रुकते हैं शिप रिपेयर करने के लिए। ये स्प्लिट मूवी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि दोनों जगह पैरेलल स्टोरीज चलती रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंडू को, जो अभी भी रेवेजर्स का लीडर है, लेकिन उसके लोग उससे खुश नहीं हैं। तभी वहाँ सोवेरियंस प्लैनेट वाली आयशा आती है और योंडू को गार्डियंस को पकड़ने के लिए पैसे ऑफर करती है और योंडू भी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। रॉकेट और ग्रूट जल्द ही रेवेजर्स का शिकार होते हैं। नेबुला भी उनके साथ कैप्चर हो जाती है। अब क्योंकि योंडू के लोग पहले से उससे नाराज थे और तभी होता है तख्ता पलट। योंडू जो रेवेजर्स का लीडर था, उसी के लोग उसे बंदी बना लेते हैं
और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईगो के प्लेनेट पर दिखाया जाता है एक खूबसूरत सी जगह जिसमें सब कुछ ईगो के कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो खुद एक सेलेस्टियल है। ईगो अपने पावर्स पीटर को दिखाता है और कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी सेलेस्टियल ब्लड है। गमोरा अभी भी ईगो पर ट्रस्ट नहीं करती। एक दिन जब वो एक्सप्लोर करती है उसी प्लेनेट को, तो उसे अंडरग्राउंड में कुछ अजीब स्केलेटन्स देखने मिलते हैं, जैसे ईगो ने अपने प्लेनेट पर पहले ही बहुत लोगों को मार के दबाया हुआ है। दूसरी तरफ रेवेजर्स के गद्दार रॉकेट और योंडू को एक सेल में बंद कर देते हैं। यहीं पर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहां योंडू रॉकेट को समझाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को भगाने की कोशिश करते हो, लेकिन असल में तुम्हें फैमिली की ज़रूरत है। ये मोमेंट रॉकेट के कैरेक्टर को और डेप्थ देता है। ग्रूट उनकी मदद करता है और एक फनी सीक्वेंस के साथ योंडू का फिन जो उसके एरो को कंट्रोल करता है उसे वापस ले आता है। और भाई जैसे ही योंडू के पास उसका फिन आता है, एक जबरदस्त हत्याकांड शुरू हो जाता है। योंडू अपनी सीटी बजाते हुए एरो को यूज करता है और जितने भी गद्दार थे सबको खत्म कर देता है एक ही बार में। कहानी फिर से ईगो के प्लेनेट पर शिफ्ट होती है और अब कहानी ट्विस्ट लेना शुरू कर देती है। ईगो पीटर को अपने प्लेनेट के अंदर ले जाता है और बताता है कि उसने हर गैलेक्सी में अपने सीड्स लगाए थे, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने के लिए उसे सेलेस्टियल की पावर चाहिए थी। और क्योंकि अर्थ में एक सेलेस्टियल मौजूद था जो हमें एटर्नल मूवी में देखने को मिलता है, इसी वजह से उन्हें पीटर मिला। पीटर इनिशियली एक्साइटेड हो जाता है अपनी गॉड जैसी पावर्स को देखकर, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब ईगो कैजुअली कन्फेस करता है कि उसी ने पीटर की माँ को ब्रेन कैंसर दिया था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो ईगो अपने मिशन पर फोकस नहीं कर पाता। ये सुनकर पीटर एकदम टूट जाता है और उसी वक्त अपने बाप पर अटैक कर देता है। यहीं से गार्डियंस वर्सेस ईगो की फाइनल बैटल शुरू हो जाती है। उधर रॉकेट, ग्रूट और योंडू अपने शिप को ईगो के प्लेनेट की तरफ लेकर निकल पड़ते हैं। सभी गार्डियंस एक ही जगह मिलते हैं। गमोरा और नेबुला भी एक दूसरे से फाइट करने के बाद थोड़ा बॉन्ड करते हैं। नेबुला अपनी पूरी जिंदगी गमोरा के अगेंस्ट जेलसी फील करती, लेकिन अब दोनों स्लोली एक दूसरे को समझने लगते हैं। गार्डियंस डिसाइड करते हैं कि उन्हें ईगो को हराना ही होगा, वरना पूरी गैलेक्सी उसके कंट्रोल में चली जाएगी। सभी गार्डियंस प्लेनेट के अंदर जाते हैं और ईगो के कोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं उसके कोर से ही उसको हराया जा सकता है। एक जबरदस्त विजुअल हैवी बैटल शुरू होती है। ईगो अपना मैसिव सेलेस्टियल फॉर्म ले लेता है और पीटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि तुम और मैं मिलके सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन गार्डियंस एक टीम की तरह फाइट करते हैं। मैंटिस अपने पावर्स का यूज करके ईगो को टेम्पररी सुला देती है। गमोरा और नेबुला एस्केप रूट बनाते हैं और रॉकेट ने जो एन्यूलेक्स बैटरी चुराई थी उससे वो एक ऐसा बॉम्ब बनाता है जो ईगो के कोर को ब्लास्ट कर देगा। रॉकेट बेबी ग्रूट को समझाता है बॉम्ब लेके जाना है ईगो के दिल तक, और बेबी ग्रूट बॉम्ब को ले जाता है ईगो के दिमाग तक। फनी मोमेंट भी होता है जहां ग्रूट कंफ्यूज होता है कि कौन सा बटन दबाया जाए। रॉकेट बार बार समझाता है रेड बटन नॉट द अदर वन, रेड बटन नॉट द अदर वन। जैसे ही ईगो अपनी सारी पावर्स का यूज करके सबको मारने वाला था, पीटर अपने सेलेस्टियल्स पावर का यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला नहीं कर पाता। दूसरी तरफ बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और ईगो के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी गार्डियंस अपने शिप में भाग जाते हैं, पर पीटर प्लैनेट के अंदर ही फंस जाता है और तभी एंट्री होती है योंडू की। वो अपने सूट से ऑक्सीजन मास्क को निकालता है और पीटर को दे देता है और खुद स्पेस में सेक्रीफाइस कर देता है। ये सीन मार्वल का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जहां योंडू का लास्ट वर्ड ही मे हैव बीन योर फादर बॉय बट ही वॉज नॉट योर डैडी पीटर के लिए ये सब कुछ कह देता है। प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के बाद गार्डियंस योंडू को रेवेजर्स फ्यूनरल देते हैं। आसमान में थाउजेंड्स ऑफ शिप आकर उसे सैल्यूट करते हैं। एक ट्रूली इमोशनल सेंड ऑफ पीटर, रॉकेट और सभी गार्डियंस के लिए एक फैमिली जैसा मोमेंट होता है। रॉकेट फाइनली रियलाइज करता है कि फैमिली बनाने के लिए तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ लॉयल और लविंग होना पड़ता है। मूवी के एंड में हर कैरेक्टर अपना आर्क क्लोज करता है। नेबुला थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो थैनोस को खत्म करेगी। पीटर की वॉल्यूम 1 टूटती है और वॉल्यूम 2 आती है। गार्डियंस एक और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आते हैं मल्टीपल पोस्ट क्रेडिट सीन
सीन्स। सबसे पहले सीन में क्रैगलिंग जो योंडू का वफादार था अब योंडू के फिन को यूज करके एरो कंट्रोल करने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत डिजास्टर भी क्रिएट करता है। सोवेरियन वाली आयशा अपना एक सीक्रेट वेपन रिवील करती है, एक ककोन जिसमें कुछ तो बन रहा था और वो उसे नाम देती है एडम, यानी एडम वॉरलॉक का टीज, जो फ्यूचर के एमसीयू में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और लास्ट में आता है स्टैनली का कैमियो, जहां वो वॉचर्स के साथ गपशप करते हुए दिखता है, एक हिलेरियस कैमियो। और दोस्तों ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की पूरी कहानी। ये मूवी सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर नहीं थी बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी थी। आपको योंडू का सेक्रीफाइस कैसा लगा? क्या वो एमसीयू का सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो तुम्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर पसंद आएगा। लेफ्ट साइड क्लिक करके देख सकते हो। द एवेंजर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो राइट साइड क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।